तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो हम लोग इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम वगैरह पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी वगैरह पढ़ रहे हैं और इसमें 7-8 वीडियो हम लोग अब तक अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा करके देख लीजिए। अब उसी से आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहीं पर एक शब्द आता है बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी मैं आपको समझा चुका हूँ। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हिंदी में क्या कहते हैं? जैव विविधता के उष्ण स्थल। हम लोग शुरू में जब हमने पढ़ना शुरू किया, ये क्या होता होगा हॉटस्पॉट या उष्ण स्थल में? जब किसी चीज़ का नहीं पता तो नहीं पता। मान लीजिए आपको क्रिकेट के शौकीन नहीं है आप, तो क्या वाइट बॉल, तो वाइट बॉल को आप कहते हैं चौड़ी बॉल। ये बॉल तो गोल होती है ना, जैसे ना वाइट बॉल। जो क्रिकेट की गेंद होती है वो तो गोल होती है, छोटी सी होती है, तो वो चौड़ी हो जाती होगी क्या? बचपन था ना हमारा, में वाइट बॉल की गेंद चौड़ी तो हुई नहीं, वाइट कैसे दे दिया इसको? फिर बाद में चला, मतलब वाइट माने बैट्समैन से थोड़ा दूर जा करके। तो देखो, जब नॉलेज नहीं होती है, जब हमने शुरुआत की तो हमें बड़ा अजीब लगता था, ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है अव्वल तो यही नहीं पता, फिर उसके हॉट स्पॉट गर्म स्थान क्या होते हैं यही नहीं पता। खैर, फिर धीरे धीरे जाके पता चला कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हॉट स्पॉट का मतलब ये है कुछ सेंसिटिव सा, है ना। कहते हैं भाई वो जो एरिया है ना, वो दंगे के नज़रिए से हॉट स्पॉट है। कहते हैं ना, दंगे के नज़रिए से हॉट स्पॉट है, यानी कि वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, सेंसिटिव है। तो उसी तरह से जो एरिया बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से सेंसिटिव है, अब बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी या तो खतरे में है या आने वाले समय में उसमें खतरा हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी मैं आपको समझा चुका हूँ, वो हो सकता है अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वायो माने जीवन, डाइवर्सिटी माने विविधता। इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पर एक खास स्पेसिफिक प्लेस पर, साइना सुनो ध्यान से, एक खास, साइना कहाँ हो आप, है ना, खास स्पेसिफिक प्लेस पर आपको तरह तरह की नस्लें मिलें। किसकी? जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की। ऐसा नहीं है कि जीव जंतुओं की विविधता या वनस्पतियों की विविधता, जीव जंतुओं की या वनस्पतियों की विविधता आपको मिलेगी तो वो बायोडाइवर्सिटी है। साइना, तुम एक काम करो, तुम्हारी जो 1 एकड़ ज़मीन है ना, कल को जेसीबी ले जाओ, उसमें क्या ले जाओ? जेसीबी ले जाओ, उसको खुदवा दो और कल सारी खुदवा दो वो, और अगले दिन उसमें पानी भरवा दो। मछली मिल जाएगी तुम उसमें? नहीं मिलेंगी ना, नहीं मिलेंगी ना। क्या उसमें केकड़े और मेंढक वेंढक सब मिल जाएंगे ना? बिल्कुल साफ पानी, इतना साफ पानी होगा तुम, मैं तो इसमें नहा लेती हूँ, छैया छपक, है ना, नहीं ना। लेकिन अब उसको धीरे धीरे चलने दोगे तो अभी आप 3-4 महीने बाद देखना, उसमें मेंढकी, सांप, कीड़े मकोड़े, है ना। और मछली भी आपको, मैंने तो मछली इसमें डाली नहीं, मछली आ कहाँ से गई, हाँ पता नहीं कहाँ से आ गई मछली इसमें खूब मिल जाएगी। बस एक बारिश होने दो और आसपास का पानी उसमें आने दो, बस बारिश के बाद उसके आसपास का पानी उसमें आने दो, और 1 साल बाद पलट के देखना तो उसमें तरह तरह की घास होगी, तरह तरह के अलगे यानी कि शैवाल होंगे, है ना। मछलियाँ बड़ी हो चुकी होंगी, आसपास कीड़े मकोड़े, ऊपर पक्षी घूम रहे होंगे उसके, है ना। हरी भरी घास, तरह तरह की घास, ये कौन सी घास है, ये कौन सी घास है। और फिर 2 साल बाद पलट के जाना तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो क्या क्या मतलब है? तरह तरह की चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देंगी, तरह तरह के जीव जंतु वनस्पति वहाँ आपको दिखाई देंगे। इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। ये पिछली वीडियोस में मैं इसको काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने, है ना। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। अब नॉर्मन मायर्स ने क्या बताया कि हॉटस्पॉट आप किसे कह सकते हैं? हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट आप किसे कह सकते हैं? अच्छा देखो, जैसे हम लोग यहाँ, बेटा कौन सा फल सबसे ज़्यादा मिलता है आपको इस जगह पर? सेब इस जगह पर बाहर से आता है। अपने यहाँ पे हाँ, अमरूद, और वैसे तो केला ही मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा आम, अमरूद फलों में, और सब्जियों में आलू प्याज खूब मिलेगी, आलू प्याज भिंडी खूब मिलेगी ना। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा, देसी आलू, देसी प्याज। अच्छा, देसी आलू देसी प्याज तो नहीं सुनते, पहाड़ी आलू पहाड़ी प्याज सुनते हैं। लेकिन अक्सर ये चीज़ जरूर होगी, देसी खीरा, देसी बैंगन, देसी टमाटर सुनते हो ना। देखा कभी टमाटर खरीदने गए हो बाजार में? आप गए हो खरीदने कभी? पहचान है देसी टमाटर की? हरा हरा सा रंग लिया हुआ होगा, हरा हरा सा। और जो हाइब्रिड टमाटर होता है ना, हाइब्रिड माने समझ गए ना, हाइब्रिड शंकर, तो बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा और टाइट सा होगा। देसी खीरे की अलग ही पहचान होगी। देसी खीरा एकदम, एक तो बिल्कुल सीधा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, है ना। थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं देसी खीरे, और गहरे हरे रंग के होते हैं, है ना? उनका स्वाद अलग ही होता है ना। किसी बचपन था ना हमारे ज़माने में, तो मूवी देखने जाते थे, सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे। सिंगल स्क्रीन थिएटर समझते हो? पुराने ज़माने के। तो फिल्म तो देखते थे, इंटरवल में गर्मियों के दिनों में खीरा भी खाना था वो, है ना। हाँ, इंटरवल में खीरा जरूर खाना था। अगर इंटरवल में खीरा नहीं खाया वहाँ सीट पे बैठ के तो फिल्म का मज़ा
नहीं आया, है ना। हाँ तो देसी खीरा है ना। हाँ तो अब खैर, लेकिन देसी तरबूज आपने नहीं सुना होगा ना, देसी तरबूज। हाँ इस समय जो तरबूज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एमपी, राजस्थान और ईरान, ईरान से आ रहे हैं, ईरान अरब से आ रहे हैं। इस समय तरबूज देख रहे हो ना मार्केट में, आप जाड़ों में आप तरबूज देखते हो, तो इस समय कहाँ तरबूज होते हैं, लेकिन वो राजस्थान ईरान से पता नहीं कौन सी नस्ल से आते हैं, उन्हें आपका मज़ा नहीं आएगा उनको खाने का। और अभी जब आएगी ना आपके अप्रैल मई जून, तो उसमें आएंगे, मुँह पानी आया है नहीं आया, ऐसे तो करा तुमने। तो जब आएगी ना अप्रैल मई जून, उसमें लाल लाल तरबूज जब आप देखोगे है ना, देखते ही मुंह पानी आया, उसमें मजा आता खाने का, है ना, समझ रहे ना। तो उसने नॉर्मल, देखो मैंने जो बातें की मैंने इसलिए की कि देसी का मतलब, जैसे आप मेरे सामने स्टूडेंट बैठे ना, 1 2 और 3, वो मैं खुद 4, हम लोग जो हैं देसी हैं, हम लोग देसी यहीं के हैं, और तुम लोग भली देसी हो, लेकिन तुम्हारे जीन कहीं ना कहीं दूसरे देशों से आए हैं। हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तुम तो हो ही नहीं यहाँ की, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से भटक भटक के यहाँ पर आए हो, शक कुशाणों के लग रहे हो तुम मुझे, खानदान के हैं। ओके तो खैर सुनो मेरी बात ध्यान से। तो हाँ देसी तो हम ही लोग हैं, है ना। तो देखो हम लोग, आप लोग ज़्यादा होशियार हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना। देखो देसी लोग हैं ना। हाँ बिलाल देखो अलग ही है ना बिलाल। हाँ तो खैर, तो जहाँ पर देसी नस्लें पर्याप्त हों, खूब नहीं, पर्याप्त, पर्याप्त माने काफ़ी, पर्याप्त माने का, देखो एक तो खूब जिसे हिंदी में कहते हैं प्रचुर, और एक होता है पर्याप्त, उन दोनों में अंतर है ना। वो कह रहे क्लास भरी पड़ी है खूब, और क्लास में चलो भी ठीक ठाक स्टूडेंट बैठे, तो देसी नस्लें ठीक ठाक हों, यानी कि पर्याप्त हों, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि उन पर उनका जो निवास स्थान है, प्राकृतिक निवास स्थान, मछली का प्राकृतिक निवास स्थान क्या होगा, तालाब, है ना, तालाब, नदी, झील, समंदर, वो उसका प्राकृतिक निवास स्थान होगा। चमगादड़ का प्राकृतिक निवास क्या होगा, चमगादड़ का, है ना, कहीं भी रह सकती है चमगादड़, लेकिन चमगादड़ सबसे ज़्यादा पता कहाँ मिलती है आपको, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में चमगादड़ मिलेगी आपको, जो ग्रास लैंड्स हैं, चारागाह हैं, उसमें चमगादड़ आपको मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा सांपों का प्राकृतिक निवास क्या होगा, ऐसे तो सांप कहीं भी रहे, झाड़ियाँ, है ना, सांप आपको ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, पानी में, पानी वाला सांप पानी में, और झाड़ियों वाला सांप झाड़ियों में, है ना। अच्छा उसी तरह से नीलगाय का प्राकृतिक निवास क्या है, वन, नीलगाय, शेर, बाघ, तेंदुआ, इनका प्राकृतिक निवास क्या है, वन है। मगरमच्छ का पानी है ना, लेकिन मगरमच्छ ज़्यादा आपको नदियों, समुद्रों में दिखाई देते हैं। प्राकृतिक निवास समझ गए ना। तो बायोडाइवर्सिटी है, पर्याप्त है, लेकिन उसका जो प्राकृतिक आवास है, यानी कि चाहे वो पानी हो, नदी का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, जंगल हो, झाड़ियाँ हो, ग्रासलैंड्स हो, डेजर्ट्स हो, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हो, धीरे धीरे नहीं तेजी से सिकुड़ रहे हो। और कैसे सिकुड़ेंगे, जैसे अभी आप देखो ना, जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट कहाँ पर है, नैनीताल में है, हाई कोर्ट हमारे यहाँ नैनीताल में। आज के अखबार की हेडलाइन पढ़ के आए हो, केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय की कोई कमेटी है, उसने हल्द्वानी में गोलापार में हाई कोर्ट के लिए जो ज़मीन अलॉट हो रही थी, वहाँ पर एनओसी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये वन विभाग की ज़मीन है, इस पर नहीं बनेगा, इस पर छेड़छाड़ नहीं होगी, आप राजस्व की कोई ज़मीन ढूंढो। राजस्व की ज़मीन का मतलब क्या है कि जो कोई सरकारी ज़मीन है उसको आप तलाशो, ठीक है। वन विभाग, फिलहाल उसने वन विभाग की ज़मीन पर बनाने से मना कर दिया। अब अगर वन विभाग की ज़मीन पर बन जाता तो वो छोटे मोटे एरिया में थोड़ी बन रहा, 250-300 एकड़ में बन रहा वो, नंबर 1 बात। दूसरा, पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है भाई, वो सैंक्शन हो गया, तो इसके लिए वहाँ की इतनी ज़मीन, वहाँ की इतनी ज़मीन, वहाँ की इतनी ज़मीन, सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसकी ऑक्युपाई हो रही है, अधिग्रहित हो रही है। तो क्या खत्म हो रहा है, ये जंगल ही तो खत्म हो रहे हैं, उनका प्राकृतिक निवासी तो खत्म हो रहा है, तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। जंगलों में आबादी, रेल पटरी, हवाई अड्डे, पता नहीं कौन कौन से विकास के नाम पर जंगल जो है वो तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं, समंदर तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं, वेटलैंड तेज़ी से सिकुड़ रही हैं, यानी कि उनके प्राकृतिक निवास जो है वो तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। और वहाँ पर जिस जगह को आप हॉटस्पॉट कहना चाह रहे हो, उसने कुछ ये क्राइटेरिया भी बताया है कि वहाँ पर दुनिया की कुल जो नस्लें हैं उनका कम से कम कितने % या कितनी संख्या वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसका क्राइटेरिया है। तो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट किसे कहेंगे, ऐसी जगह जहाँ पर जैव विविधता हो। ऐसा नहीं, जीवन तो हर जगह है ही है, लेकिन विविधता हो, तरह तरह की नस्ल, समझ रहे बेटे, तरह तरह की नस्लें हों। ये नहीं है कि बत्तख है तो बत्तख ही है, बत्तख भी है, मुर्गी भी है, बत्तखों की अलग अलग नस्लें हैं, मुर्गियों की अलग अलग नस्लें हैं ना, हिरणों की अलग अलग नस्लें, तरह तरह की जीव जंतुओं वनस्पतियाँ हों, ठीक है, तरह तरह की जीव जंतु वनस्पतियाँ हों।
उन वनस्पतियों पर संकट हो, उनका प्राकृतिक निवास तेजी से सिकुड़ रहा हो, जिससे कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो भरभरा जाएगा। देखो आजकल आप सुन रहे हो ना, क्यों सरकारें इस इकोसिस्टम को कंजर्व करने की कोशिश कर रही हैं और क्यों महत्व दे रही हैं, और क्यों आम लोग, क्यों यूनेस्को को क्या पड़ी कि लोगों की सहभागिता लो, जंगल बचें, बायोडाइवर्सिटी बचे, बायोस्फीयर रिजर्व बचे। आप देखो ना, उत्तराखंड में आज कोई भी ऐसा इलाका शेष नहीं बचा है जहाँ पर बाघ, गुलदार, तेंदुआ का आतंक ना हो, है ना। कहीं भी आ जा रहे हैं अब। पहले जंगल में होते थे, अब जंगल में नहीं होते थे, बहुत कम संख्या रह गई थी, लेकिन अब जंगल से बाहर निकल करके ये आ जा रहे हैं। वजह क्या है कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये चला, खूब चला और इसमें हमने सफलता ही पाई है। तो जंगल में हाथियों, बाघों की संख्या खूब बढ़ती जा रही है, हाथियों, बाघों की संख्या खूब बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है कि जो शाकाहारी जीव जंतु हैं ना, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। भाई बाघ किसे खाता है? तेंदुए को नहीं, हिरन, और किसको है? नीलगाय को खाएगा, बकरी को खाएगा, भेड़ को खाएगा, इनको खाएगा। अब धीरे धीरे उसका भोजन वहाँ ख़त्म होता जा रहा है, जगह भी कम होती जा रही है, तो वो जंगल से बाहर को इंसानों के क्षेत्र में भाग रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इकोसिस्टम को अगर बचाना है तो इनका जो प्राकृतिक निवास है, जंगल जो है, इनको बचाना ज़रूरी है। तो इनको बचाने के लिए साहब हमने कहा जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है, जहाँ पर विविधता ज़्यादा है, उसको हमने नाम दे दिया बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट। तो अगर इनका कंजर्वेशन हमने नहीं किया तो तेज़ी से सिकुड़ जाएंगे, समझ गया। तो यहाँ पर मैंने कहीं लिखा भी है, किसी बच्चे को दिखाई दे रहा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, ये हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसने बताई इसकी जो डेफिनेशन किसने दी? नॉर्मन मार्स ने। इसने कहा जहाँ स्थानीय जातियों का रेशियो ज़्यादा हो, यानी कि जैव विविधता तो है, जैसे अभी हम मजे ले रहे थे आपसे ना, देखो एक देसी और आ गया, ठीक है ना, तो ये भी देसी है भाई, है ना। अब हम देसी लोगों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा हो गई, तादाद माने संख्या, है ना, तो हम देसी लोग यहाँ पर ज़्यादा हो गए। तो जहाँ पर स्थानीय जातियाँ, देसी नस्लें ज़्यादा हों, आप बाज़ार में आम खरीदने जाएँ तो आपको खैर आम तो, लेकिन मलिहाबादी आम में ही मिल जाएगा, कहीं दशहरी, कहीं अल्फांसो, कहीं आम्रपाली मिल जाएगा, है ना। आम्रपाली आम जो है वो हाइब्रिड है। खैर जहाँ पर देसी नस्लें ज़्यादा हों और जहाँ पर वनों की या उनके प्राकृतिक आवास की, किनके, जो जीव जंतु वनस्पति हैं, उनके आवास की विनाश की दर अधिक हो, जहाँ पर पर्याप्त बायोडाइवर्सिटी हो लेकिन इसके अस्तित्व पर संकट हो, उसे आप क्या कह सकते हैं? हॉटस्पॉट कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन हॉटस्पॉट टैग देने के लिए या किसी जगह को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर वर्ल्ड में प्लांट की जो नस्लें हैं, प्लांट माने वनस्पतियाँ, वर्ल्ड में वनस्पतियों की कुल जितनी नस्लें हैं वहाँ पर उन नस्लों का कुल कम से कम 0.5% होना चाहिए। मान लीजिए 1 लाख नस्लें हैं वनस्पतियों की, अलग अलग नस्पति माने स्पीसीज या प्रजातियाँ, है ना। तो 0.5 कितना हो गया 1 लाख का? 1 लाख का 0.5 कितना हो गया? 500, है ना। तो यहाँ पर उसने ये क्राइटेरिया दिया है कि वर्ल्ड में वनस्पतियों की या प्लांट्स की, इसमें एस जोड़ दूँ, प्लांट्स की नस्लों का, जितनी भी प्लांट्स की नस्लें हैं उनका मिनिमम 0.5% वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और या 1500 नस्लें हों, कम से कम 1500 अलग अलग तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर मिलते हों। जंगल में जाओगे ना दिखाई देंगे, ये किसकी झाड़ी, वहाँ तो एक छोटी सी झाड़ी है ना, तो वो भी एक नस्ल है। बहुत बड़ा पौधा है शीशम का या नीम का या किसका, पीपल का, वो भी एक नस्ल है। चीड़ का पौधा भी एक नस्ल है। छोटी सी झाड़ी है तो वो भी एक नस्ल है। तो कम से कम 1500 नस्लें हों या दुनिया की कुल नस्लों का, प्लांट्स या वनस्पति नस्लों का कम से कम कितना परसेंट हो? 0.5% हो, तो उसको आप क्या कह सकते हो? बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। भारत में जो इस समय कुल हॉटस्पॉट हैं वो हैं 4। भारत में टोटल हॉटस्पॉट जो हैं बायोडाइवर्सिटी के वो 4 हैं, ठीक है। भारत में पूर्वी हिमालय के समशीतोष्ण वन क्षेत्र, पश्चिमी घाट तक का इलाका जो है ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स में आता है। अच्छा, भारत में विश्व की 8% बायोडाइवर्सिटी है। ये तो कई बार मोदी जी अपने भाषण में भी कहते हैं कि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जीव जंतुओं वनस्पतियों की जो अलग अलग नस्लें हैं उनका 8% जो है वो अकेले भारत में है। भारत में जो प्लांट्स हैं उनकी करीब 5150 नस्लें हैं जो कि देसी हैं, यानी कि अलग अलग नस्लें हैं भारत में प्लांट्स की। अब उसमें कुछ विदेशी प्लांट्स में, विदेशी जैसे बासमती चावल है ना, बासमती चावल भारत में कहाँ से आया? आप बताएं कहाँ से आया? हाँ, अफगानिस्तान से आया। अफगानिस्तान के कोई अब्दस्त राजा थे तो वो उसका बीज यहाँ पर लेकर के आए, है ना। आलू विदेशों से आया हमारे यहाँ, तंबाकू विदेशों से आया, टमाटर विदेशों से तो आया ना। लेकिन अब हमारे यहाँ कुल 5150 प्लांट्स की नस्लें ऐसी हैं जो स्थानीय या देसी हैं। इनमें से 3500 पूर्वी हिमालय में और 1650 पश्चिमी घाट में।
ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। चलिए साहब, अब बात ही आती है कि बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, जैव विविधता का संरक्षण जो है या जो इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि बायोडाइवर्सिटी को या इकोसिस्टम को बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जिसमें लिख रखा है ना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहाँ पर आने से पहले मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, इनके बारे में, ठीक है ना। 1 मिनट सांस लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। तो कुछ नहीं है, जंगल है आपके पास, आप देखो इकोसिस्टम कह लो, फूड चेन कह लो। अगर आप लोग हमारी जो पुरानी वीडियो है ना उनको अगर सीक्वेंस से देख लें तो बड़ा बेहतर होगा इन चीज़ों को समझना आपके लिए। आप एनवायरनमेंट को बचाना कह लो, इकोसिस्टम को बचाना कह लो, फूड चेन को बचाना कह लो, है ना, वाइल्ड लाइफ को बचाना कह लो, या जो एक्वा लाइफ है, जल के अंदर जो जीवन है, देखो जंगलों में जीवन है, पानी के नीचे जीवन है, पानी के अंदर जीवन है, इसके अलावा तमाम तरह के ग्रासलैंड्स हैं, झाड़ियाँ हैं, डेजर्ट्स हैं, उनके अंदर जो जीवन है उन सभी को बचाना है। हम लोग जो हैं सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। आप यकीन करो कि छोटी मोटी जो तितलियां हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद, यहाँ तक कि सांप को देखते ही हम उनको लाठी लेकर के मारने को दौड़ पड़ते हैं ना, समझ रहे ना, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर हमसे दूर रहें तो, है ना, पास आ गए तो उनके पास भाई उन्होंने अलग से कोई इंजेक्शन लेने थोड़ी जाना। कुत्ता, सांप, इस तरह के प्राणी हैं, इन्होंने इंजेक्शन, इनके बंद तो दांतों में इंजेक्शन है भाई, इन्होंने तो बस चुभोना है और छुट्टी छुट्टी, है ना। तो खैर, तो एक बहू थी, मैंने रात एक रील में देख रहा था मैं चुटकुला, एक बहू थी, वो बेचारी किसी कॉलेज में पढ़ाती थी और 6 महीने हो गए थे उसकी शादी को। उसके घर से फ़ोन आता है, कॉलेज में पढ़ा रही है, घर से पड़ोसी का फ़ोन आता है कि जल्दी आ, तेरी सास को सांप ने काट लिया। अब बहू अंदर तो बड़ी खुश हुई और ऊपर से बोली, अरे यहाँ तो प्रिंसिपल बड़ा ही औखा है, औखा मीन्स बड़ा ही सख्त है, मुझे छुट्टी नहीं देगा। आप एक काम करो, जैसे भी होकर के इन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ और कुछ कराओ। 1 घंटे बाद बहू ने पूछा फ़ोन करके, क्या रहा, ले गए कहीं मम्मी को, मेरी सास को कहीं ले गए, बच गई नहीं बच गई? बोले ना वो तो बिल्कुल नहीं पड़ गई, और मैं लग रहा वो तो चली जाएंगी, तो जल्दी आ। तो बोली मैं तो नहीं आ सकती, तुम इनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो। और खुशी के मारे वो बच्चों को और पढ़ा रही है, जैसे मैं तुम पढ़ा रहा हूँ दबा के पूरे दिन, खुशी के मारे और पढ़ा रही है कि सास अब गई। फिर 12 बजे उसने फिर फ़ोन करा कि पूछूँ, है ना, पूछूँ ना यार, सास तो ठीक है भाई, अब सास बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर के पास ले गए थे, एक वो था उसने उसका जहर वहर चूस के निकाल दिया, सही बैठी है और उसने जूस भी पिया, बातें भी कर रही है। तो बहू कह रही है, अरे क्या दिन आ गए, ना पहले जैसे डॉक्टर रहे, ना पहले जैसे जहर रहे, और ना पहले जैसे सांप रहे। सांस में ना पहले जैसे सांप रहे, ठीक है भाई। तो हाँ, अगर सांप अगर दूर रहे तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। ओके, अभी सुनने में आ रहा है कि सांपों के जहर में भी नशा होता है। कोई सुन रहा था ना यूट्यूबर, अब मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, सांपों के जहर से भी नशा होता है। कमाल है, कैसा नशा, सांपों के जहर से नशा बना रहे हो, क्या ना, बड़ा अच्छे किस्म का नशा होता, बाप रे बाप, है ना, कैसे शौक हैं लोगों के। तो खैर चलिए, तो अब खेतों में आप ना तरह तरह के केमिकल्स डाल रहे हैं, जो केमिकल फार्मिंग आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो उसका असर जो है कीड़े मकोड़े पर हो रहा है। सांप एक केमिकल आया था जिसे कहते थे थाइमेट, आज से करीब 20 साल पहले आया था, 20-22 साल पहले आया था ये केमिकल, और इसने बड़े इंसान भी मारे। थाइमेट बड़ा तेज जहर था ये, और अगर ज़रा सी गर्मी है और इसके संपर्क में आप जा रहे हो, चक्कर आ जाते। तो बहुत से लोग जागरूकता के अभाव में उनके बेचारों की मौत भी हो गई, मजदूरों की मौत हो गई, गए हैं खेत में इसको डालने के लिए, छिड़काव के लिए, और ज़्यादा संपर्क में रहे, मर गए। तो इतना तीखा जहर था उस थाइमेट का, इतना तीखा जहर था, आप यकीन करें, मैंने खुद देखा है कि अगर लंबा खेत है ना, तो एक तरफ से आप उसको डालते हुए जा रहे हैं, बाहर जब आप आ रहे हैं उसके बाद उसी जगह पर वापस लौट के आ रहे हैं आप, तो आपको मछलियाँ दोनों मोटे मोटे सांप जहाँ उल्टे पड़े मिल रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो ये जो केमिकल फार्मिंग है, खासकर जो थाइमेट जो था, अब पता नहीं इसका इस्तेमाल होता है नहीं होता है, इसने धीरे धीरे मछलियाँ सब खत्म कर दी। अब ये जो मछलियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, मेंढक हैं, छिपकली हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं ना, तो खेतों फसलों को में लगने वाले जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको ये खाते थे, जिससे हम बचते थे, हमारा, है ना, जिससे हमारे प्लांट्स बचते थे, हमारे अनाज बचते थे। खैर ज़्यादा लंबी बात हम नहीं कर रहे। तो इस संसार में, इस धरातल पर जो कुछ भी है, ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर, जंगल में, पेड़ों पौधों में जो कुछ भी है, वो सब हमें चाहिए अपनी फूड चेन को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम को, इंसान को बनाए रखने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए। अब ये चिंताएं कब से शुरू हुई? ये चिंताएं शुरू हुई जो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ 1972 में, उसके बाद एनवायरनमेंट पर जोर दिया जाने लगा,
वो कहा जाए भाई वाइल्ड लाइफ भी खतरे में हो, वाइल्ड भी खतरे में, इसको बचाना पड़ेगा। तो बहुत से देशों में एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, फूड चेन को या बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अलग अलग किस्म के उपाय किए गए, जिनमें सबसे फेमस थे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। अब ये क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता, मामूली से अंतर हैं, उसकी बात हम लोग कर लेंगे। अब इसमें नीचे आ गए तो वर्ड, अब जैसे जैसे समय गुजरता गया तो पक्षी अभ्यारण्य आ गए, वर्ड सेंचुरी। भारत में सबसे प्रसिद्ध वर्ड सेंचुरी कौन सी है? हाँ, सबसे प्रसिद्ध, अभी मैं सर्च कर रहा था ना, मैंने कहा यार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने कहा यार ये क्वेश्चन क्या है भाई, मैंने इसका आंसर ये, मैंने अच्छा इस तरह से ही पूछेगा भाई, ठीक है पूछ ले। हाँ, तो सुन, एक ही आंसर देना, सोच समझ के देना। भारत में सबसे प्रसिद्ध पक्षी विहार या वर्ड सेंचुरी कौन सी है? हाँ, सबसे प्रसिद्ध। आपका टाइम खत्म हो गया। हाँ, कार्बेट जू पक्षी विहार है, वाह भाई वाह, कार्बेट जू पक्षी विहार है, वाह वाह। नैना देवी, वाह 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 वाह। हाँ आप बोले हैं, सलीम अली पक्षी विहार है ना, भरतपुर घना पक्षी विहार, साइबेरियन सारस जहाँ पर आता है ना, वो भारत का सबसे फेमस बर्ड सेंचुरी कहलाता है, सबसे प्रसिद्ध पक्षी विहार कहलाता है। तो पक्षियों को बचाने के लिए जिस एरिया में है उनको बचाना, जैसे आप देखते हैं ना आपके यहाँ ये कुछ कह रही हैं आप? हाँ, बर्ड सेंचुरी तो है वो भरतपुर घना पक्षी विहार। हाँ, घना, हम लोग कहते हैं घना, राजस्थानी भाषा में घना है ना। तो खैर, तो अभी आप देखो ना, सुबह सुबह आप चले जाओ डाम किनारे, हरिपुरा और बोर जो जलाशय है ना, ये डाम है, यहाँ पे आप चले जाओ तो यहाँ पर आपको जल मुर्गी दिखेगी, है ना। वहाँ पर लोग शिकार करने आते हैं, अब तो खैर सकती है वहाँ पर, हम लोग को भी सुबह सुबह उधर टहलने चले जाते थे तो खूब दिखते थे वो पक्षी को। खैर, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर विशेष, हालांकि इसको वर्ल्ड सेंचुरी तो घोषित नहीं की गई, लेकिन उसको बचाने के लिए यहाँ पर विशेष उपाय किए गए थे। तो वर्ल्ड सेंचुरी आ गई, वेटलैंड आ गई, वेटलैंड का कंजर्वेशन करना है ना। तो ये सब सिस्टम क्या है, चाहे वो वर्ल्ड सेंचुरी हो या वेटलैंड हो, कंजर्वेशन रिजर्व हो, कम्युनिटी रिजर्व हो, किसी भी नस्ल का, किसी भी जीवन का, किसी भी बायोमास का, या आप कह सकते हो वनस्पतियों, जीव जंतुओं, खास करके वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ या एक्वाटिक लाइफ या समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जो जीवन है, उसको बचाने के लिए, उसको सहेजने के लिए, न केवल बचाना सहेजना बल्कि उसका और ग्रो भी करना, उसका डेवलपमेंट भी करना, उसके उपाय हैं। अब हम ये कहते हैं हाँ भाई ये जो तालाब है ना ये कंजर्व है, ये जंगल कंजर्व है, ठीक है साहब कंजर्व है, लेकिन अब इनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी। जैसे हम देखते हैं ना भारत में ये राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों में दो कैटेगरी बना दी हैं, दिल्ली जैसे और पांडिचेरी जैसे, दिल्ली जैसे और पांडिचेरी जैसे। तो उसी तरह से मैं बार बार कहूँगा जो नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट माने पर्यावास, जो प्राकृतिक आवास हैं, चाहे वो तालाब हो, झील हो, समुद्र हो या जंगल हो, उनको हमने वहाँ पर मिलने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है उनको बचाने के लिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व के नाम उनको दे दिए, अलग अलग नाम हमने उनको दे दिए, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे किसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, किसे नेशनल पार्क कहते हैं, किसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। फिर से मैं बता दूं कि ये हैं तो जंगली क्षेत्र या पानी के क्षेत्र, चाहे दलदली क्षेत्र भी हो सकता है, पक्षियों का क्षेत्र भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, समझे, डेजर्ट भी हो सकता है, ये कच्छ के रण जैसी जगह का इलाका भी हो सकता है, ये कोरल रीफ भी हो सकता है, ये मन्नार की खाड़ी जैसा इलाका भी हो सकता है, ये कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस महत्व ये है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है ना, और उस बायोडाइवर्सिटी पर खतरा है, इकोसिस्टम यहाँ का समृद्ध है, उस पर खतरा है, उसको बचाना है, उसका विकास करना है। इसके लिए हमने इन इलाकों की जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जो इकोसिस्टम मजबूत है, फेमस है, उनको बचाने के लिए हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग कैटेगरी दी है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व। यूनेस्को ने 1971 में इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको नाम दिया गया मैन एंड वाइल्ड। मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा, है कहीं कहीं लिखा है मैंने, है सबसे ऊपर लिखा है, हाँ, यूनेस्को का मैन एंड वाइल्ड प्रोजेक्ट 1971 में ये शुरू हुआ और इसमें इसने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में क्या कहते हैं सर? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसको गूगल पे आप ढूंढोगे ना तो क्या जैव मंडल भंडार, भंडार अनाज का भंडार, तो वो गूगल ट्रांसलेट है ना, उससे यूपीएससी के जो बच्चे परेशान रहते हैं गूगल ट्रांसलेट से। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं साहब, इनको बनाने का उद्देश्य क्या है? यूनेस्को ने बनाया ये, है ना, यूनेस्को ने बनाया, इनको बनाने का उद्देश्य क्या है?
संरक्षण, किसका संरक्षण करना? यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी यहाँ मिलता है उसका संरक्षण करना है, उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, है ना। अभी आप देखो ना क्लास पूरी तरह से मैनेज होकर बैठी है ना, आपने अलमारी रखी, उसमें अपने नोट्स अच्छे से रखे। अब अच्छे से नोट्स रखे, आपको पता कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी, तो उसका मैनेजमेंट करना है ना, प्रबंधन करना है। सतत विकास आप लोग जानते ही हो, सतत विकास की परिभाषा फुरकान जानते हैं? ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का ऐसे आप दोहन करते हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं कि जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और ये जो रिसोर्सेज है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इसी तरह, इतनी मात्रा में और इसी क्वालिटी की तरह आगे के लिए भी बचे रहें। इसको आप कहते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी क्लास हमने नहीं की है ना सतत विकास की इस समय, है ना। क्यों तबस्सुम? हाँ खैर, तो सतत विकास। फिर कहते हैं इसका दीर्घकालिक संरक्षण। दीर्घकालिक संरक्षण का मतलब क्या है? लंबे समय तक इसका हमने कंजर्वेशन करना है, ठीक है। जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन, है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट। उचित प्रबंधन का मतलब क्या है? इनका सही तरीके से मैनेजमेंट करना, खैर जो भी है। तो ये क्या किसके मकसद हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने के मकसद हैं ये सारे। अब इन सब के लिए यूनेस्को कहता है हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब के लिए हमें करना पड़ेगा शिक्षण प्रशिक्षण। किसे शिक्षा देगा भाई? जो कर्मचारी हैं, जो भी प्रशासनिक ढांचा हमारा, उसको भी हमने इसके बारे में एजुकेट करना। भी बताओ ये इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। पहले तो जंगल में आपने अधिकारी नियुक्त कर दिया, उनका मकसद क्या था कि भाई अवैध शिकार ना हो और अवैध कटान ना हो लकड़ी का, बस ये दो मकसद होते थे उनके। जो फॉरेस्ट रेंजर हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, क्या मकसद है भाई? जंगलों को बचाना आपने। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जंगल कितने इंपॉर्टेंट है और जंगल के अंदर जो तरह तरह की नस्लें रहती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब। तो हमने जंगलों को बचाना है, इसके लिए जो आम जनता है, जो नागरिक समाज है, वो स्वयं प्रशासन को भी एजुकेट भी करना, हमने उनको इसके बारे में ट्रेनिंग भी देनी है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी है, लोगों से सहयोग लेना है इस काम के लिए, यानी कि सहभागिता। और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके लिए हम लोगों ने आपस में तालमेल करना। अब देखो ना, जैसे ईसा आया, जीबीए आया, जीबीए की फुल फॉर्म तो उसमें बताएंगी, जीबीए पता नहीं, तो उसमें बताएंगे जीबीए की फुल फॉर्म ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, है ना मोदी जी ने। और ईसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये भाई इंटरनेशनल लेवल पर तो कोऑपरेशन कर रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी तो कर रहे हैं इन सब के लिए। तो ईसा या जीबीए जो भी हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के नमूने हैं। तो उसी तरह से यूनेस्को ने कहा कि भाई हम बायोस्फीयर बनाने के लिए पूरी दुनिया से सहयोग लेंगे। सहयोग का क्या? यूनेस्को भी चंदे से चल रहा है। देखो यूनेस्को को बजट कौन दे रहा है? यूएनओ दे रहा। और यूएनओ को बजट कहाँ से आ रहा? पूरी दुनिया में चंदे से आ रहा है ना। तो पैसा खर्च करना कहाँ से कहाँ? हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं ना, सरकार के खजाने में वो पैसा जाता है। इसके अलावा भी और इनकम है सरकार की। अब सरकार देखती है कि इसको कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ ज़्यादा ज़रूरी है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एजुकेशन और हेल्थ। और आपको पता है एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, यहाँ पर पैसा खर्च होता भी है, ठीक है। तो ठीक है साहब, तो यूनेस्को ने कहा कि साहब हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे। ओके, बनेंगे साहब। इनको बनाने का उद्देश्य क्या है और इनको बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, ये बनाएंगे। अब अगर बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा कहाँ? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनेगा कहाँ? अब देखो, अब बेटा तुमने नाम जरूर सुना होगा किसका, तुम्हारे आसपास है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसी तरह से आप समझ लीजिए, आप जिस स्टेट में भी, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, कोई ना कोई फेमस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके आसपास जरूर होगी, ठीक है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आप और उत्तर पश्चिम में जाओ तो राजाजी नेशनल पार्क हो जाता है। दोनों एक जगह, एक दूसरे की सीमा इनकी मिलती है। राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा, है ना, पौड़ी गढ़वाल में जाकर के मिल जाती है ना। अच्छा, एक और है नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इन दोनों की सीमा मिलती है। नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इन दोनों की सीमा मिलती है। और ये नंदा देवी नेशनल पार्क है, उधर गंगोत्री नेशनल पार्क से मिल जाता है। और इधर कहीं ना कहीं ये टच हो जाता है अस्कोट जो सेंचुरी है, अस्कोट सेंचुरी जो है उससे जो है वो कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, उसको भी छोड़ो। अब देखो मन्नार की खाड़ी में जाओ आप, मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी भी है तो उधर एक पाक खाड़ी भी है ना, पाक खाड़ी भी है। अच्छा देखो, मन्नार की खाड़ी का अपनी अलग खूबी है, तो उधर मन्नार की खाड़ी खैर अंडमान निकोबार आइलैंड से तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहीं पर आप देखो तो कच्छ के रण की तरफ को आप चले जाओ तो वहाँ पर अलग ही तरह का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो अब जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो उसके बीच में कोई और जंगल आ जा रहा है, या नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क आपस में मिल जा रहे हैं। और हमारे यहाँ सबसे फेमस और सबसे पुराना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी नेशनल पार्क।
सॉरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में फैला हुआ है। तो ये अपने अंदर जो है कई सारे नेशनल पार्क और कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समेटता है। मैंने कहा कहाँ बनेगा बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसने कहा भाई बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ वहाँ पर बनेगा जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा इकोसिस्टम मिले हुए हों, 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम आपस में मिले हुए हों। ये तेरा घर, ये मेरा घर, दोनों की सीमा मिल गई, समझ रहे हैं ना, दोनों की बाउंड्री मिली हुई है, तो दोनों एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं। तो इस बाउंड्री को हमने बचाना है, इस तुम्हारे दोनों घरों को हमने बचाना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पर बन रहे हैं, मैंने शायद यहाँ कहीं लिखा भी होगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर बन रहे हैं, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा इकोसिस्टम की क्रियाएं आपस में चलती हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। उसने नाम दिया 2 या 2 से ज़्यादा इकोसिस्टम। जरूरी नहीं है एक तरफ वो खाड़ी भी हो सकती है, दूसरी तरफ जंगल हो सकता है, एक तरफ झील हो सकती है, दूसरी तरफ समंदर हो सकता है, एक तरफ समंदर हो सकता है, उससे लगा जंगल हो सकता है, समझ रहे हैं ना, एक तरफ डेजर्ट हो सकता है, उससे लगा पहाड़ हो सकता है, एक तरफ डेजर्ट हो सकता है, उससे लगा समंदर भी हो सकता है। इकोसिस्टम का मतलब यही है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा इकोसिस्टम आपस में मिलते हों या उन दोनों की क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तो आप वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अगर वहाँ पर उसकी जैव विविधता पर या उनकी नस्लों पर खतरा है तो उनको बचाने के लिए, क्या करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनका दीर्घकालिक संरक्षण करने के लिए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए उसे आप बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हो। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए वहाँ के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनकी सपोर्ट लोगे, इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट लोगे, राज्यों की आपस में सपोर्ट लोगे, देशों की आपस में सपोर्ट लोगे, वहाँ के जो वर्कर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वर्कर हों या प्राइवेट वर्कर हों, आम नागरिक समाज हो, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनको एजुकेट करोगे, उनको बताओगे कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बन रहे हैं, आपको फूड चेन को बचाना, इकोसिस्टम को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना, इसके लिए क्यों ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें तो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है साहब। तो बायोस्फीयर रिजर्व बन गए। तो 1971 में यूनेस्को ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। अब इसके लिए क्या है कि किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए संसद अलग से कानून बनाती है। तो भारत में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो था नीलगिरी, सन 76 में बना था, 86 में, हाँ ओके, 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था भारत में जिसका नाम था नीलगिरी। इसके लिए संसद ने स्पेशली कानून पास किया था, ठीक है। इस समय भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 11 यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हैं। अब देखो कहता है ना यूनेस्को से मान्यता प्राप्त, इसका मतलब क्या है कि यूनेस्को का जो प्रोग्राम है ना मैन एंड वाइल्ड, उसमें शामिल है, ठीक है ना। उसमें शामिल होने का मतलब क्या है कि अब उन पर यूनेस्को अलग से ध्यान दे रहा, अलग से फंडिंग, अलग से टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह दे रहा। सरकार ने घोषित कर दिया, देखो यूनेस्को ने तो एक क्राइटेरिया दे दिया कि भाई ऐसी जगह पर आप बायोस्फीयर रिजर्व बनाइए, ऐसी जगह पर आप बायोस्फीयर रिजर्व बनाइए, कोई भी अपने देश में बना सकता है। लेकिन यूनेस्को उसे मान्यता देगा तो उसके अपने नज़रिए हैं, यूनेस्को आएगा देखेगा भी ज़रूरी है नहीं है। तो यूनेस्को ने, हमारे यहाँ कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन उसमें यूनेस्को ने कितनों को मान्यता दी है, 11 को। या यूनेस्को के मैन एंड वाइल्ड प्रोजेक्ट में कितने शामिल हैं, केवल 11, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर, अभी मैंने बायोस्फीयर बताया, अब मैं आपको नेशनल पार्क को समझाता हूँ। मैंने लिखा है हैबिटेट, हैबिटेट को हिंदी में क्या कहते हैं तबस्सुम, पर्यावास। हाँ देख तो हो गया आवास, ये भी मेरा आवास है, बाहर निकल ही नहीं रहा, मैं बाहर निकल ही नहीं रहा, यहाँ से आवास है मेरा। लेकिन अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ, अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो देखो आसपास छोटे मोटे कीड़े मकोड़े घूम रहे होंगे ना, वो मेरे बदन से लगेंगे, कपड़ों से लगेंगे, उनको मैं ले आऊँगा ना अंदर, ले आऊँगा नहीं ना। हाँ, तो जैसे ही मैं बाहर निकला, अपने पर्यावरण के संपर्क में आया, तो मेरा पर्यावरण मुझ पर असर डाला। भाई मैं पॉलीथीन उठा के ले गया, वो बाहर डाला है, मैं फेंकाया कूड़े में, तो मैंने कर दिया ना प्रदूषण। जैसे ही आप बाहर निकले, आपके जूते में धूल लगी हुई, आप बाहर वहाँ छोड़ा है ना। तो चलिए फिर अब देखेंगे नेशनल पार्क कहाँ होगा, वो इलाका जहाँ पर किसी खास एरिया में या किसी खास हैबिटेट में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का संरक्षण होगा। ध्यान रखना, जीव जंतु, वनस्पति नहीं कह रहे हम, वनस्पति नहीं कह रहे हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, रेप्टाइल्स वगैरह नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना, हम कह रहे हैं जीव जंतु, एनिमल्स, ठीक है ना। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ऊंट, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर, हिरन, जो कुछ भी है, चौपाए कह सकते हो आप, चौपाए, समझ रहे हो ना, चौपाए समझ, पशु क्या होता है, 4 पैर का। तो एक खास क्षेत्र में, एक खास विशिष्ट क्षेत्र में, स्पेशल क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का संरक्षण या कंजर्वेशन करने के लिए हमने नेशनल पार्क बनाया, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए बनाया, बायोस्फीयर रिजर्व हमने बनाया बेटा उसके लिए कि खास एरिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जो भी इकोसिस्टम के अंदर शामिल है, उस सब का कंजर्वेशन करना हमने। उसमें चाहे रेप्टाइल्स हों, चाहे कीट पतंगे हों, शैवाल हों, एल्गी हो, बड़ी बड़ी घास हो, है ना, ऊंट हो, हाथी हो, जिराफ हो, शेर हो, है ना, छोटा सा चूहा हो या बड़े से बड़ा हाथी या जिराफ, सबका कंजर्वेशन करना। एक खास क्षेत्र में मिलने वाली जितनी भी जैव विविधता है, जो भी इकोसिस्टम है, उस सारे का हमने संरक्षण करना है। देखो मैंने लिखा संपूर्ण बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम का संरक्षण, किसके लिए,
बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेशनल पार्क में क्या है कि एक खास क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण। अब जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ऐसा नहीं है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में केवल बाघ का संरक्षण होता है। बाघ के लिए तो इसलिए फेमस है कि उसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है ना। अच्छा, टाइगर रिजर्व घोषित, अब भारत का पहला टाइगर रिजर्व था ये कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऐसा थोड़ी है कि ये भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, ऐसा नहीं। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पर बाघ को बचाने के लिए, अच्छा ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्यों बना? चलो अगर तुम इतने होशियार हो तो बताओ, अब मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पुरानी बातें सुनी हैं। इसी को आखिर हमने क्यों चुना भारत का पहला टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, बताओ। आप बताओ बेटा जल्दी से। क्योंकि यहाँ पर पहले से जो बाघ की उपस्थिति थी। चलो बाघ की उपस्थिति थी यहाँ पर, देखो यहाँ पर ना, हाँ यस बोले बोले शाबाश। यहाँ पर 2-3 तो नदियाँ गुजरती हैं इसके रास्ते से, इस जो ये जो नेशनल पार्क है ना, 2-3 नदियाँ गुजरती हैं और 12 मासी हैं, हमेशा पानी रहता है वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, यहाँ पर आपको सवाना टाइप क्लाइमेट मिल जाएगा, मानसूनी मिल जाएगा, और ऊपर थोड़ा सा आप जाओगे तो ठंडा क्लाइमेट मिलेगा आपको। ठीक है भाई, ठंड में भी तू सेफ है और गर्मियों में भी तू सेफ है और बारिश में भी तू सेफ है, हर तरह का क्लाइमेट आपको मिलेगा। यहाँ पर घास खूब है, तो घास खूब है तो घास को खाने वाले शाकाहारी खूब हैं, तो उन शाकाहारी, जब वो शाकाहारी खूब हैं तो किसका भोजन मिल रहा है, बाघ। समझ रहे ना, क्लाइमेट यहाँ क्लाइमेट और उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, पानी, हवा, नमक, जो भी कह लो आप, इसलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क को चुना गया था। ठीक है, जब इस पर ध्यान दिया गया तो यहाँ पर टाइगर बढ़ने लगे, इतने बढ़ गए कि आप जीप लेकर निकल जाइए तो आपको रास्ते में टाइगर बैठा हुआ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, टाइगर दिखाई दे जाएगा, हाथी दिखाई दे जाएगा, इसलिए फेमस हो गया, टाइगर सफारी यहाँ पर चलने लगी। समझ रहे ना। तो कहाँ था मैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल टाइगर का ही संरक्षण होता है, फेमस तो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर टाइगर का संरक्षण होता है। टाइगर यहाँ पर देखने को खूब मिलता है, छोटे से एरिया में खूब सारे बाघ हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी है ना यहाँ पर, छोटे से एरिया में यहाँ पर खूब सारे बाघ हैं, इसलिए फेमस हो गया। लेकिन यहाँ पर बाघ के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो हाथी हो, बारहसिंगा हो, लकड़बग्घा हो, जितने भी जीव जंतु हैं, घड़ियाल हो, मगरमच्छ हो, सभी का संरक्षण यहाँ पर होता है। वनस्पतियों का नहीं, कीड़े मकोड़ों का नहीं, जीव जंतुओं का ध्यान रखना। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर वनस्पतियों का संरक्षण भी हो सकता है ना, एक तिनके को भी आप हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, सभी का कंजर्वेशन हो रहा। फिर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, ये भी नेशनल पार्क जैसा ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी नेशनल पार्क जैसा ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं स्पीसीज ओरिएंटेड। ये इसका स्पीसीज ओरिएंटेड का मतलब है कि यहाँ पर किसी एक खास किसी 2 या 2 से ज़्यादा या और ज़्यादा नस्लों का संरक्षण होता है। यानी बाघ का हो रहा है, हाथी का भी हो रहा है ना, बारहसिंगा का भी हो रहा है, गुलदार का भी हो रहा है, तेंदुए का भी हो रहा है ना, लकड़बग्घे का संरक्षण भी यहाँ पर हो रहा है, मयूर का भी हो रहा है, मोर का भी हो रहा है, मोनाल का भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कि देखो मैं ना, किसी एक या कुछ खास नस्लों का संरक्षण, इसे हम कहते हैं प्रजाति ओरिएंटेड। नेशनल पार्क में सभी जीव जंतुओं का, ठीक है ना, हैबिटेट, यानी कि इस खास क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका। बायोस्फीयर रिजर्व में सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी या सारे के सारे इकोसिस्टम का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 या 2 से ज़्यादा कुछ खास नस्लों का संरक्षण। कि ये इस मतलब एक टारगेट है हमारा कि भाई हमने इसको बचाना है, लेकिन उसको बचाने के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी अपने आप ही बच जाती हैं, है ना। आप देखो ना, आप जो है आपका खेत है, बरसीम का खेत है ना, तो उसमें बरसीम ही ज़्यादा से ज़्यादा है, उसमें बरसीम को बढ़ाने के लिए आप जो है उसमें खाद दे रहे हैं, तो उसके नीचे जो छोटी छोटी दूब घास उग रही है उसको भी खाद मिल रहा है। ठीक है, अब तो ये हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आता है कंजर्वेशन रिजर्व, हिंदी में इसको कहते हैं, शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, संरक्षित आरक्षित, है ना, कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित आरक्षित। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित आरक्षित क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, ये क्या है, किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र हो। इसको आप ऐसे समझें, हम लोग घूमने जाते हैं ना उधर हरिद्वार की तरफ, तो कहाँ से गुजरते हैं, है ना, नहीं इधर से हरिद्वार से जाते हैं हम, तो पहले तो हमें अमानगढ़ मिल जाता है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, है ना। यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हो गए, हम 4 हो गए, अमानगढ़ तीसरा था, चौथा कोई और हो गया शायद, है ना। तो हाँ खैर, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व चले गए आप, फिर हैदरपुर बिहारीगढ़ वेटलैंड एरिया आ गया, वो भी तो कंजर्वेशन एरिया है। उसके बाद आप चले तो कहाँ चले, कौन से जंगलों में चले आप, रानीपुर के जंगलों में, है ना। कौन से जंगल है वो, चिड़ियापुर रेंज, है ना, चिड़ियापुर रेंज। और चिड़ियापुर रेंज के बगल में क्या है, वो कौन सी झील है, झिलमिल झील, है ना। अब चिड़ियापुर रेंज से आप थोड़ा सा आगे चले
तो क्या मिल गया आपको, राजाजी नेशनल पार्क शुरू हो गया। अब देखो ये चिड़ियापुर जो फॉरेस्ट का एरिया है, चिड़ियापुर रेंज जिसे आप कहते हैं, तो ये ना तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, ना अमानगढ़ का हिस्सा है, ना राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है, चिड़ियापुर फॉरेस्ट रेंज। लेकिन चिड़ियापुर फॉरेस्ट रेंज जो है ये हरिद्वार और बिजनौर जिले की, ये अमानगढ़ और राजाजी के बीच में कहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हाथी, बाघ, तेंदुआ जो हैं वो इधर से घूम के इधर और इधर से घूम के इधर आते जाते रहते हैं, क्योंकि जंगल का एरिया, वो खुले जंगल है, घने जंगल नहीं है, लेकिन जंगल का एरिया है। तो जो जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो घूम के इधर से उधर आते रहते हैं, यानी कि उनके बीच में ये आते रहते हैं। तो वहाँ पर उन पर खतरा हो सकता है, अगर हम वहाँ उनको ना बचाएं तो वहाँ पर उनको खतरा हो सकता है। जैसे आप यहाँ से चले तो अब ये जो हैदरपुर बिहारीगढ़ किसके बीच में हो गया, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और किसके, झिलमिल झील अभ्यारण्य के बीच में हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, उसी तरह से अगर आप चलें तो जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी किसके बीच में हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क के बीच में हो गया। अब कुल मिला के इसको ज़्यादा इसमें फिलॉसफी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंजर्वेशन रिजर्व आपने कहाँ बनाना है कि ऐसा कोई एरिया जो किसी नेशनल पार्क से जुड़ा हो, या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हो, या 2 नेशनल पार्क के बीच का क्षेत्र हो, या 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का क्षेत्र हो, या किसी एक नेशनल पार्क और किसी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का एरिया हो, जो कि संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है। अब मोटा तौर पर आप किसको कह सकते हैं कि 2 कंजर्व एरिया के बीच का ऐसा एरिया जो कंजर्वेटिव जोन में शामिल नहीं है, उसे आप घोषित कर सकते हो कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित आरक्षित। अब देखो, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और नेशनल पार्क जो हैं, इनको अंतिम स्वीकृति देने में जो रोल है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन जो है आपके कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित आरक्षित जिन्हें आप कहते हो, इनकी घोषणा करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट घोषणा करती है। ठीक है, अब ये तो होगा इनके अंतर क्या है कि इनकी घोषणा कौन करता है और किन एरिया में इनको घोषित किया जाता है। अब कुछ एक बात इनमें अंतर एक और आता है कि जो सिटीजन्स हैं या नागरिक हैं, किसको कितने और कहाँ कैसे अधिकार मिले हुए हैं। देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, अब बायोस्फीयर रिजर्व इसमें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ ना, इसको ज़रा रोक देना एक बार। तो देखो, जो भी कंजर्व एरिया है, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो या नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके जो बीच का, बिल्कुल बीच का हिस्सा है, केंद्रीय शासन से कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोर एरिया। कोर एरिया समझते हैं ना, बीच का गर्भ एरिया, कोर एरिया, बीचों बीच का कोर एरिया। आमतौर पर ये घना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके बाहर का जो एरिया, कोर के बाहर चारों ओर का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं बफर या सुरक्षित एरिया, बफर जोन। ये हो गया आपका कोर जोन, ये हो गया आपका बफर जोन। और उसके बाद इसके बाहर का जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं राबिया, ट्रांजिशनल जोन, है ना, ट्रांजिशनल। ये आपका ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन को हिंदी में कहते हैं, तो ये वाला जो एरिया है, माइक लगाना भूल गए थे हम, इसीलिए हम अपसेट हो गए, मैंने कहा हाँ क्या कुछ कमी तो है। तो ये वाला जो एरिया है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल जोन या संक्रमित क्षेत्र। संक्रमित नहीं, संक्रमणकालीन क्षेत्र। एक तो होता है संक्रमित यानी कि इन्फेक्टेड, एक होता है संक्रमणकालीन क्षेत्र। संक्रमण या ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ को बढ़ना। जैसे ये बच्चा है ना, तो ये टीनेज भी नहीं कह सकते इसको, आप यंग भी नहीं कह सकते, है ना। ये बच्चा जो है, ये लोग जो हैं, ये युवा भी नहीं है और टीनेजर भी नहीं है, उनके बीच की स्थिति है गई इनमें। अब जो टीनेज में है ना, ये लोग नहीं, वो थोड़ा गलत हो गया, मुझे ये कहना चाहिए, ये बच्चे जो बैठे हैं ना टीनेज में हैं, लेकिन ये जवानों जैसे दिखते हैं। बच्चे तो नहीं है ये, लेकिन जवानों जैसे दिखते हैं, लेकिन जवान है भी नहीं, बच्चे भी नहीं है। अब इनमें बच्चों की खूबियाँ भी हैं और जवानों की खूबियाँ भी हैं, उन दोनों के बीच की स्थिति है। इनमें कुछ गुण मिलते हैं बच्चों के और कुछ गुण मिलते हैं जवानों के, लेकिन ना तो ये बच्चे ही हैं और ना ही जवानी है, किशोर हैं, ये टीनेज में हैं। इसीलिए किशोर अवस्था को हम कहते हैं बाल्यावस्था, यानी कि बचपन और जवानी के बीच का समय, है ना। और जवानी और वृद्धावस्था के बीच का समय कौन सा है, प्रौढ़ावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था। उसमें जवानियों के गुण भी होते हैं और बूढ़ों के गुण भी होते हैं, लेकिन ना तो वो जवानी होता और ना ही बूढ़ा होता। ओके, तो संक्रमण का मतलब ये होता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया के आप जा रहे हो, ये एरिया है, ठीक है ना। इसके बाद इस एरिया में आप जा रहे हो, तो ये जो बीच का क्षेत्र है, इसमें आपको इनके दोनों के गुण मिलेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांजिशनल जोन या ट्रांजिशनल एरिया। ओके, बहुत ज़्यादा
हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप बाहर जाओगे, इसके बाद आप बाहर जाओगे तो यहाँ पर पूरी तरह से आबादी का क्षेत्र आ जाए। आबादी है या औद्योगिक क्षेत्र है या सड़क रेल बंदरगाह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। संरक्षित क्षेत्र ये है नहीं, ठीक। जैसे किसकी मिसाल दे दें आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की मिसाल दे दें। यहाँ से आप बासपुर गए, जंगल वंगल कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जंगल शुरू हो जाएगा, हो जाता ना शुरू। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपको दिखा दिया जाएगा थोड़ा सा घना जंगल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इतनी दूर। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। समझ रहे ना मेरी बात। तो अब जो बिल्कुल बीच का हिस्सा, फिर बफर हिस्सा, फिर ट्रांजिशनल एरिया। तो अब मान लीजिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सारा का सारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। ये इसके बीच का इलाका है जिसे हम कहते हैं कोर एरिया। ये आमतौर पर अगर जंगली क्षेत्र है तो ये घने जंगल का क्षेत्र होता है। यहाँ पर आपको जाने की परमिशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जाने की परमिशन नहीं है। कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी होगा कि देखो मैंने लिखा कोर एरिया में, हाँ कोर एरिया जो है, जो कोर एरिया है वहाँ पर आप किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना। घास भी नहीं, मतलब अपने जानवरों को भी लेकर नहीं जा सकते घास चराने के लिए, घास को काट कर भी नहीं ला सकते, है ना। कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ के भी नहीं ला सकते, घास का तिनका भी आप नहीं ला सकते। हाथी और बाघ शेर तेंदुए की तो बात ही अलग है, यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है ना। जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं इस संस्थान से जुड़े हैं वो जाएंगे, वो भी स्पेशल परमिशन लेकर के जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें किसी छेड़छाड़ की अनुमति नहीं है। वहाँ पर अगर सोना ही मिल रहा है तो सोने को वहाँ से खोदने की अनुमति नहीं है, छेड़छाड़ वहाँ पर करनी ही नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं किसी भी कंजर्वेशन एरिया का, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बोला मैं, किसी भी संरक्षित क्षेत्र का कोर एरिया जहाँ पर इंसान के किसी भी दखल की परमिशन नहीं है। फिर आता बफर एरिया, उसके बाद का एरिया। बफर एरिया, यहाँ पर क्या नियंत्रित व अविध्वंसक कार्य आप कर सकते हो। विध्वंस का मतलब क्या होता है, आपने पेड़ काट दिया, विध्वंसी तो है। आप यहाँ मिट्टी है, यहाँ पर ये फर्श है, यहाँ से फर्श को आपने उखाड़ दिया हल्का सा, विध्वंसी तो है वो, है ना। आप जंगल में गए, आपने फावड़े से एक फावड़ा मिट्टी उखाड़ ली, विध्वंसी है ना, विध्वंसात्मक कार्य है वो, समझ रहे ना, विध्वंसात्मक कार्य है। किसी को डांट देना वो भी विध्वंसात्मक कार्य ही है, डांटना भी नहीं चाहिए, परहेज करना चाहिए। कहाँ थे तो, है भाई। तो यहाँ पर किस विध्वंस का मतलब, देखो बड़े लेवल पर आप समझो कि भाई यहाँ पर कोई नई झील बनानी है, रेल की पटरी बजानी है, सड़क बिछानी है, एयरपोर्ट बिछाना है यहाँ पर, है ना। तो ये सब विध्वंसक, या कोई नई आबादी यहाँ पर बसा देनी है, इस तरह का काम आपको नहीं सौंपा जाएगा। या यहाँ तक कि अगर आपने यहाँ से शहद तोड़ के ले आया आप ना मधुमक्खी के छत्ते से, तो वो भी विध्वंसात्मक कार्य है, वो भी आपने नहीं लाना। यहाँ तक कि अगर वो जानवर मरा पड़ा है, उसकी हड्डियाँ भी वहाँ से उठा करके आपने नहीं लानी है, समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या है, अविध्वंसक कार्यों की परमिशन है, यानी आप वहाँ जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कोई रिसर्च करनी है ना भाई। रिसर्च का मतलब क्या है कि अब ये देखो ना, अब आपने क्या शेरों की गिनती करनी है, बाकी या तेंदुओं की, या कूनोपुर अभ्यारण्य है वहाँ चीतों की गिनती करनी है, तो भैया जाने के लिए कैमरा तो लगाने पड़ेगा अंदर ना। या चीते को गिनने के बहुत सारे तरीके हैं, पंजों के निशान देखना, और वो अपने ना पेड़ों की छालों पर अपने निशान भी लगाता, तरह तरह के तरीके, तो जाना तो पड़ेगा ही ना। तो आप जा सकते हैं, आपको जाने की परमिशन है रिसर्च के लिए या दूसरे कामों के लिए, लेकिन किसी तरह का उस सिस्टम को आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना, वहाँ पर जाकर के किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करनी है। इसके अलावा अविध्वंसक कार्यों में आता टूरिज्म भी, जो पर्यटक हैं उन्हें भी वहाँ पर जाने की परमिशन मिल जाती है कि हाँ भाई आप जा सकते हैं। आप जाते हो ना, टिकट जो लेते हो आप, है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट पे गया, वहाँ से आप टिकट ले रहे हो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो परमिशन ही तो है वो, है ना। यहाँ से आए वहाँ से परमिशन, तो परमिशन लेकर के आप वहाँ पर चले जाएंगे। पर्यटन शोध वगैरह की यहाँ पर मंजूरी होगी, किसमें, बफर स्टेट में, कोर एरिया में किसी भी तरह के दखल की मंजूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आ गए बाहर ट्रांजिशनल जोन में। तो जो ट्रांजिशनल जोन है, जिसे हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, ये लिखा है मैंने, यहाँ पर विकास हेतु अनुमति दी जा सकती है, विकास हेतु अनुमति दी जा सकती है, दी जाएगी नहीं, दी जा सकती है। सरकार चाहे तो वो अनुमति रोक भी सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर विकास हेतु अनुमति दी जा सकती है। जैसे आप देखें गोलापार का जो एरिया है, गोलापार का जो एरिया है, तो हालांकि ये गोलापार का जो एरिया है अभी किसी कंजर्वेशन एरिया में नहीं आता है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए ज़मीन देने को मना कर दिया। अभी पंतनगर हवाई अड्डा जो है ये भी जंगल का क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी कई तरह के ऑब्जेक्शन आ रहे थे, लेकिन फाइनली सरकार ने कहा ठीक है बना देते हैं।
अब कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आपने आज से 8-10 साल पहले उस खबरों में सुना होगा कि उसके बफर जोन में, उसके ट्रांजिशनल जोन में ये आबादी आ गई, उनको बाहर निकालना है, सभी को बाहर निकाल दिया ना। तो बफर जोन में आपको बसने की परमिशन नहीं दी जाएगी, ट्रांजिशनल जोन में भी आपको बसने की परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन विकासात्मक कार्य क्या है भाई, डैम बनाना, जमरानी बांध बन रहा है ना, तो डैम बनाना हो, कहीं सड़क बनानी हो, रेल की पटरी बिछानी हो, ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इनकी परमिशन दी जा सकती है। बेटा ये सवाल पूछता है कि इनमें अंतर क्या है। खैर, तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है, अगर नहीं होंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब देखें तो जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में जो भी लोग रहते हैं, अव्वल तो जो लोग हैं उनको भी निकाल दिया गया, तो यहाँ पर किसी को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब, मान लो यहाँ पर इसके आसपास आप रहते हो, आपने भाई यहाँ ज़मीन खाली पड़ी है, हम खेती करने चले जाएँ, या चारागाह यहाँ हमने जानवरों को लेकर चराने चले जाएँ, लकड़ियाँ टूटी पड़ी हैं उन लकड़ियों को ले आएँ, लकड़ियाँ हम कोई पेड़ थोड़ी काट रहे हैं, लकड़ियाँ टूटी पड़ी हैं उन लकड़ियों को इकट्ठा करके हम ले आएंगे ना, इसकी परमिशन नहीं है आपको। बायोस्फीयर रिजर्व में आपको किसी भी तरह के दोहन की परमिशन नहीं है। दोहन समझते हो, निकासी, कह रहा है यहाँ पर वन्य उत्पाद और वन्य जीवों की निकासी की परमिशन नहीं है साहब। तो वन्य उत्पाद क्या हो गए, लीसा, चीड़ से मिलता है ना, शहद वहद है ना, सैमल की सब्जी बनती है ना, सैमल का फूल होता है, तो यहाँ यह आपके बगल में ये पीपली वन है ना, पीपली वन, तो यहाँ पर बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ, सीजन में जाते हैं, ठेका होता है, सैमल से फूल ले आते हैं, उसकी सब्जी वगैरह बनती है, बिकता खूब बिकता है वो सैमल, पता नहीं किस किस काम आता है। तो यहाँ पर उसकी परमिशन नहीं है, यानी कि आप जाओगे ना साहब हम तो जा रहे हैं और उसको लेकर आएंगे ना, आपको कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। और बफर स्टेट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वहाँ से आपको सैमल भी उठाने की परमिशन मिल जाए। ट्रांजिशनल एरिया में ज़रूर हो सकता है, लेकिन परमिशन मिलनी पड़ेगी। तो खैर बायोस्फीयर रिजर्व में लोगों को किसी तरह कोई अधिकार नहीं होते हैं। नेशनल पार्क जो है उसमें भी यहाँ के निवासियों को किसी तरह कोई अधिकार नहीं होगा, यहाँ तक कि चराई की परमिशन भी नहीं है, जो जानवर जो चारा चरते हैं ना उसकी परमिशन भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर मैंने मिटा दिया, ये नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, और ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए यहाँ पर इनके निवासियों को कुछ निश्चित अधिकार मिलते हैं। उसने एक लाइन लिख दी है कि कुछ निश्चित अधिकार मिलेंगे, यानी कि पशुओं की चराई के लिए परमिशन दे सकते हैं, जो ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पर खेती की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर तुम गड्ढे खोदो, तालाब बनाओ और मछली पालन करना शुरू कर दो। कुछ अधिकार आपको मिल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन नेशनल पार्क और वाइल्ड रिजर्व में बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो ये होती है कंजर्वेशन रिजर्व, ये इनकी घोषणा कौन करती है, राज्य सरकार करती है, और यहाँ पर नागरिकों के जो भी अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे। जैसे मान लीजिए झिलमिल है, झिलमिल झील अभ्यारण्य जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व है, तो उसके दायरे में अगर किसी की ज़मीन आती है या वन निगम की ज़मीन आती है, उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ज़मीन में खेती वहाँ करता रहेगा। आसपास के लोग वहाँ पर जानवर चराने जाते हैं तो वो जाते रहेंगे, लेकिन उन पर नज़र रखी जाएगी अब कि भैया कोई शिकार उकार तो ये नहीं कर ले। तो कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा राज्य सरकार करती है, और यहाँ पर जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं होती। समझ गए आप? चलें सर आगे, ठीक है। अब जो ये आपका नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर अगर आपने किसी वाइल्ड लाइफ को या जैसे कहते हैं ना कि भाई ये जो जंगली शुअर है या जंगली बाघ जो है वो क्या हो गया, आदमखोर हो गया, हिंसक हो गया, तो इसको मारना है, तो बाघ को मारने के लिए नेशनल पार्क में किसी खास अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी खास अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। या मान लीजिए नेशनल पार्क है, उसमें यूरेनियम के भंडार मिल गए, यूरेनियम के भंडार मिल गए, भी बहुत महत्वपूर्ण है, निकालो वहाँ से। या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यूरेनियम का भंडार मिल गया, सोना मिल गया, निकालो वहाँ से। तो किसी भी नेशनल पार्क से कोई भी चीज़ निकालने के लिए आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किसी भी चीज़ को निकालने के लिए आपको स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ रहे? ठीक है, तो ये सारा मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो, जैसे यहाँ पर फिर मैंने इसको डिफाइन किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इकोसिस्टम के नज़रिए से, जैसे कोई आपसे पूछे ना साहब, अच्छा ये तो बता दो साहब नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ हम बनाएंगे, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो इकोसिस्टम के नज़रिए से, बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से, हमारी फूड चेन या इन्वायरमेंट के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पर आप घोषित करोगे। तो अगर किसी एग्जाम में लिखने को आ जाए उसकी डेफिनेशन, तो आप कैसे लिखोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे क्षेत्रों में बनेगी या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो इकोसिस्टम के नज़रिए से, पशु पक्षियों के नज़रिए से, वहाँ पर मिलने वाली वनस्पतियों के नज़रिए से, वहाँ के लैंडस्केप यानी कि भू आकृति के नज़रिए से, जैसे फूलों की घाटी है ना, खूबसूरत है ना, उसके नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हो, तो वहाँ पर उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की जाएगी। इनका उद्देश्य क्या है, क्षेत्र के एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम का संरक्षण, विस्तार और विकास। ठीक है, ये इसका मकसद है। ठीक है, तो आप देखें हमारे देश में
पूरी दुनिया में आज तक की जो स्थिति है, पूरी दुनिया में जो कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हैं 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं पूरी दुनिया में से। भारत में है 18। अब भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से 11 यानी 11 जो हैं वो यूनेस्को के मैन एंड वाइल्ड जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल हैं। भारत में कुल हॉटस्पॉट 4 हैं। भारत में कुल नेशनल पार्क जो हैं वो 106 हैं, 106 नेशनल पार्क हैं भारत में, जिसमें सबसे ज़्यादा 2 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश में 10 और उसके बाद यूटी अंडमान निकोबार में 9। भारत में जो कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं आज तक वो हैं 567। सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं भारत में वो हैं अंडमान निकोबार में 96 और महाराष्ट्र में 39। इसी के साथ साथ आप देखेंगे भारत में कुल टाइगर रिजर्व जो है अब तक हो चुके हैं 55। कुल टाइगर रिजर्व भारत में अब तक 55 हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश में है 6। और कुल हाथी जो हैं, हाथी नहीं, कुल हाथी रिजर्व, कुल एलिफेंट रिजर्व या हाथी रिजर्व जो है भारत में इस समय 33 हैं। और सबसे ज़्यादा हाथी रिजर्व जो हैं असम और उड़ीसा में 5-5। सबसे ज़्यादा हाथी रिजर्व, ठीक है ना, असम और उड़ीसा में 5-5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखें आप, बायोडाइवर्सिटी के लिए, वाइल्ड के लिए, जंगल के लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए तरह तरह के उपाय हैं, है ना, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं। इसी में एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। इसका काम क्या है? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको, जो दुर्लभ नस्लें हैं, है ना, अब देखो जंगली गधा है वो भी दुर्लभ होता जा रहा है, जंगली मुर्गा, जंगली गधा, एशियन हाथी, एशियन चीता, है ना, एशियन शेर, सब ये दुर्लभ होते जा रहे हैं। गिद्ध है, शाही है, चमगादड़, ये सब दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ में समझते हो, जो कठिनाई से मिले हैं, है ना। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तरह तरह की दुर्लभ नस्लें हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसकी न केवल सुरक्षा करना बल्कि उसका संरक्षण भी करना। इसके अलावा ये जो है एक हर साल एक बुक को पब्लिश करता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। एक बुक ये पब्लिश करता है हर साल, जिस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। इसका पब्लिकेशन जो शुरू हुआ है इस रेड डाटा बुक का, वो शुरू हुआ 1969 से, 1969 से इस बुक का पब्लिकेशन शुरू हुआ है। अच्छा, ये बुक जो है, रेड डाटा बुक जो है, दुनिया भर की उन जीव जंतुओं और वनस्पतियों, जीव जंतुओं को भी और वनस्पतियों की, उन नस्लों की जानकारी देता है। रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी मिलती है? जो ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने वाली हैं, जिन पर संकट है, मुसीबत है जिन पे, या ऐसी जिन पे अभी संकट नहीं है लेकिन भविष्य में संकट हो सकता है। ऐसी प्रजातियां, ऐसी नस्लें जो ख़त्म हो चुकी हैं, जिन पर गंभीर संकट है, जिन पर संकट है लेकिन गंभीर संकट नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसी जिन पर अभी संकट नहीं है लेकिन भविष्य में संकट हो सकता है, उनको न केवल कैटेगराइज करता है बल्कि उनकी संख्या भी बताता है। कौन सी नस्ल किस कैटेगरी में है, ये संकटग्रस्त है, गहन संकटग्रस्त है, इसको अभी मैं समझाऊंगा आपको, मतलब इसमें ख़तरा है या बहुत गंभीर ख़तरा है इस पर, या कोई ऐसी नस्ल है कि जिस पे अभी ख़तरा नहीं है लेकिन फ्यूचर में ख़तरा हो सकता है। कौन कौन सी नस्लें हैं, किस कैटेगरी में इनको रखना, और इनकी कुल संख्या कितनी है, इसका डाटा वो हर साल देता है रेड डाटा बुक में। 1969 से इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ था। अच्छा, रेड डाटा बुक जो है इसका कुछ लोगो भी है ना, कोई रेड डाटा बुक का क्या है? हैं जॉइंट पांडा, वेरी गुड, है ना। रेड डाटा बुक का लोगो भी है जॉइंट पांडा। तो इसका पब्लिकेशन 1969 से शुरू हुआ। तो प्लांट और एनिमल दोनों की लिस्ट देता है, ऐसी जिनमें वर्तमान और भविष्य में संकट हो सकता है, ठीक है ना। इन नस्लों की संख्या ही बताता है। अच्छा, अब देखो इसमें गुलाबी पन्ने और हरे पन्ने होते हैं। गुलाबी पन्नों में वो नस्लों, उन नस्लों के नाम देता है ये जिन पर इस समय बहुत ज़्यादा खतरा है, गंभीर खतरा है जिन पर, और जैसे ही हम उनका संरक्षण करते हैं और उनकी जो तादाद है धीरे धीरे बढ़ने लगती है, खतरा तो रहता है लेकिन वो गंभीर खतरे की कैटेगरी से बाहर आ जाती हैं, तो उनको हम शिफ्ट किस पे कर देते हैं? हरे पन्ने पर, ठीक है ना। गुलाबी पन्ने पर ऐसी नस्लें जिन पर बहुत गंभीर खतरा है, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है तो उन्हें हमारे हरे पन्ने पर, ग्रीन पेपर पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी में जैसे मैंने आपको ये कैटेगरी बताई ना, IUCN ने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं। एक्सटिंक्ट माने विलुप्त, यानी कि जो इस संसार से पूरी तरह ख़त्म हो चुकी, दिखी नहीं है, इस संसार में पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, दिखी नहीं है। यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि किसी प्रजाति को कब विलुप्त मान लिया जाता है। कोई नस्ल अगर 15 साल तक
अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र में नहीं दिखी है तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। नष्ट नहीं कह रहे, विलुप्त का मतलब सब खत्म ही हो जाना। जैसे नष्ट तो है ये पेन जो खराब हो गया, नष्ट हो गया साहब, लेकिन इसका नामो निशानी ना दिखाई दे। विलुप्त का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटिंक्ट, यानी कि पूरी तरह से सफा हो जाना, है ना। देसा शब्द है उसका एक नपैद, यानी खत्म ही हो जाना, नामो निशान में उसका ना बचना। तो ऐसी प्रजातियों की लिस्ट जो एक्सटिंक्ट माने विलुप्त हो चुकी हैं। अच्छा, इसकी कैटेगरी में इसने क्या क्या शामिल कर रखा? अफ्रीकन क्वेगा, डोडो पक्षी जो था मॉरिशस में खूब मिलता था, है ना, अंग्रेज मार के खा गए इसको, मुर्गे जैसा होता था ये। डोडो पक्षी खत्म हो गया, अफ्रीकन क्वेगा खत्म हो गया, और इसी के साथ साथ स्टार यहाँ में ना मैमथ, ये विशालकाय हाथी होते थे, अफ्रीका में खूब मिलते थे, इनको मैमथ कहते थे, ये खत्म हो गए। डायनासोर खत्म हो गए, लाल पांडा खत्म हो गया, और क्यूबा में मिलने वाला लाल तोता ये भी खत्म हो गया, सारे खत्म हो गए, विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, एग्जाम में सिंपल ये भी चीज़ें पूछ लेगा आपसे कि भाई एक्सटिंक्ट या विलुप्त का मतलब क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, हर सवाल कठिन ही नहीं आता। फिर है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि वाइल्ड का मतलब है जो उसका प्राकृतिक आवास है वहाँ पर ख़त्म हो गई है, जू में बची है लेकिन जो उसका प्राकृतिक आवास है उसमें वो ख़त्म हो गई है। जू में हमने उसको सही रखा, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हुदहुद अपने प्राकृतिक आवास में एकदम से धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, गिद्ध खत्म होते जा रहे हैं। तो जो उनके अलग से हमने संरक्षण केंद्र बना रखे हैं जू वगैरह, उनमें तो मिल रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर नेचुरली वो मिलते थे वहाँ पर अब नहीं मिलते। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है ऐसे जो अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुके हैं, केवल उद्यानों में या जू में शेष हैं, जैसे मुलायम पीठ वाला कछुआ। फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऐसी नस्लें जो तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं, विलुप्त हुई नहीं है लेकिन उन पे इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, ऐसी नस्लें जो विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं लेकिन तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं, इतना गंभीर खतरा है उन पे कि वो तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। ये ऐसी संभावना है कि भविष्य में ये अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगी। ऐसी नस्लें हैं जो फ्यूचर में अपनी प्रोडक्शन या अपनी रक्षा ये नहीं कर पाएंगी, तो उनको हम कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जैसे कि अफ्रीकन हाथी, है ना, गहन संकटग्रस्त है। भारतीय चीता भारत में तो बचा नहीं है, आज ईरान में बचा है ये, इसे एशियन चीता है, भारतीय चीता भी कहते हैं ना, ईरान में बचा है, भारत से तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता, गिद्ध, शाही, काला हिरण, देसी मुर्गा अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, है ना, इतना खाने का शौक था लोगों को मुर्गा, देसी मुर्गा ही ख़त्म हो गया। बारहसिंगा, चमगादड़, तो ये ऐसी नस्लें हैं जिन पर बहुत ही गंभीर खतरा है, अगर इनका संरक्षण ना किया जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर आता है इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त, इन पर खतरा है लेकिन गहन संकटग्रस्त नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड से कम खतरा है। संकटग्रस्त तो हैं, इंडेंजर्ड तो हैं, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इन पर खतरा जो है वो कम है। ठीक है, ऐसी नस्लें कौन सी हैं? मैंने लिखा वो जो 50 वर्ष या 3 पीढ़ी में 50% समाप्त हो गई हूँ। ऐसी नस्लें जो पिछले 50 वर्ष में या अपनी 3 पीढ़ियों में, मैं हूँ, मेरी संतान, वो गई मेरी दूसरी पीढ़ी, फिर उसकी संतान, वो गई उसकी तीसरी पीढ़ी, तो वे जो 50 वर्ष या 3 पीढ़ी में आदि खत्म हो गई हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त। वो विलुप्त कौन है? जो अपने प्राकृतिक आवास में 15 साल से नहीं देखी गई हैं। ठीक है, अब फिर आता है एक शब्द वल्नरेबल, बोलना है इसको वल्नरेबल, हिंदी में इसको कहते हैं सुभेद्य। तो वल्नरेबल या सुभेद्य जो हैं ऐसी नस्लें हैं जिनमें वर्तमान में तो संकट नहीं है, लेकिन अगर इनका संरक्षण ना किया गया, इनको बचाने के उपाय ना किए गए, तो भविष्य में ये धीरे धीरे विलुप्त हो सकती हैं। इन्हें हम कहते हैं वल्नरेबल। नैनीताल जू में जाते हो ना तो लिखा रहता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, डेंजर्ड, लिखा रहता है ना। हाँ, अच्छा, भारत में अगर हम नस्लों की बात करें तो उभयचर समझते हैं, जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। तो दुनिया में उभयचरों की जितनी नस्लें हैं उसका 7.6% भारत में। पक्षियों की 12.6 नस्लों का पक्षियों की जो कुल नस्लें हैं उसका 12.6% भारत में है। रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों की जो कुल नस्लें हैं उसका 6.2% भारत में। मछलियों की जो कुल नस्लें हैं उसका 11.7% भारत में। समझ गए? और भारत में विश्व की कुल जैव विविधता कितना हिस्सा मिलता है? 8%, है ना। अब एक चीज़ इसमें जो लास्ट रहेगी, इधर तो सारा हो गया ना, है ना। हाँ, इसमें रहता है भाई बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के तरीके क्या हैं। एक कहता है इसमें स्वस्थाने और परिस्थाने। अगर किसी भी प्रजाति को आप उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करो, जैसे कार्बेट नेशनल पार्क, झिलमिल झील अभ्यारण्य, जहाँ पर जो चीज़ मिलती है
जंगल में, ज़मीन में, तालाब में, जिस जगह पर मिलती है उसी जगह पर उसका आप कंजर्वेशन करो। जैसे कि आपने कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, कम्युनिटी रिजर्व बना दिया, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, जिस जगह पर रहती है उसको संरक्षित कर दिया, तो इसको हम कहते हैं इन सीटू, स्वयं स्थानीय संरक्षण, यानी कि जिस जगह पर रहती है उसी स्थान पर उसका संरक्षण करना है। और एक होता है परिस्थानीय संरक्षण, इसको हम नाम देते हैं एक्स सीटू। परिस्थानीय माने एक्स सीटू संरक्षण। एक्स सीटू का मतलब दूसरी जगह पर जाकर के उसको कंजर्व करना। एक्स सीटू माने दूसरी जगह पर जाकर उसको कंजर्व करना। दूसरी जगह पर जाकर कैसे कंजर्व करना, कि कोई प्रजाति या कोई नस्ल जो है वो अपने प्राकृतिक आवास, उसे उसके प्राकृतिक आवास के बजाय किसी बॉटेनिकल गार्डन या जू में, जैसे नैनीताल जू है, दिल्ली में जू है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो बाघ है या शेर है या हाथी है वो अपने प्राकृतिक आवास से पूरी तरह से ख़त्म हो गए, नहीं, उन पर संकट है, तो उनकी कुछ नस्लों को जू में रख दिया गया। और भारत में एक ही जू थोड़ी, अनेक जू है, तो जगह जगह से जू में उनको रख दिया गया। वो लोगों के मनोरंजन या आकर्षण का केंद्र भी हैं, साथ ही साथ उनका संरक्षण भी हो रहा है। तो जू में या बॉटेनिकल गार्डन में अगर किसी नस्ल का संरक्षण हो रहा है तो उसे हम कहते हैं परिस्थानीय या एक्स सीटू, उसके प्राकृतिक आवास से बाहर जाके उसका संरक्षण हम कर रहे हैं। ठीक है, बस। तो चलिए सर, जो बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट के जो टॉपिक हैं वो लगभग अब समाप्त हो गए हैं। थैंक यू।